Hello everyone, welcome back to the YouTube channel of Winsome International School. I am Shaheen and today we are going to begin with chapter 2 of your English book First Flight titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Now, एक चीज से हम सभी लोग अवेयर हैं कि इन एवरी सोसाइटी देयर इज सम सॉर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन गोइंग ऑन, राइट? कहीं ना कहीं सोसाइटी में एक डिस्क्रिमिनेशन या हिंदी में इफ आई टॉक अबाउट इट्स भेदभाव अलग अलग बेसिस पे प्रिवेल करता है, whether it's in the form of racial discrimination, caste, creed, color, etc. So आज हमारा जो चैप्टर है वो है नेल्सन मंडेला Long Walk to Freedom. So, Long Walk to Freedom, what is this? This is an autobiography written by Nelson Mandela. ठीक है? ये क्या है? ये एक ऑटोबायोग्राफी है और उसी ऑटोबायोग्राफी में से हम जो आज चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एक्सट्रैक्टेड है, ठीक है? तो एक थोड़ा सा पार्ट जो है उस ऑटोबायोग्राफी का वो हमारे इस चैप्टर के अंदर इंक्लूडेड है, राइट? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं. सो बिफोर वी डिस्कस फर्दर अबाउट द चैप्टर, हमें उसका कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट. कई बार वी फील कह रहे यार नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम मतलब कुछ हिस्ट्री टाइप का होगा. सो नो, वी आर गोइंग टू स्टडी दिस इन एन इंटरेस्टिंग वे, ठीक है? बिकॉज अगर हमारे पास फैक्ट्स होंगे कि व्हाट इज द चैप्टर ऑल अबाउट, आखिर नेल्सन मंडेला ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उसके अंदर क्या क्या चीजें उन्होंने इंक्लूड की हैं, क्या क्या चीजें उन्होंने उसमें लिखी हैं, तो हमें वो पता चलेगा. अब ऑटोबायोग्राफी क्या होती है? देयर आर टू टर्म्स, वन इज ऑटोबायोग्राफी एंड वन इज बायोग्राफी. तो डिफरेंस क्या है दोनों में? सी, ऑटो मीन्स सेल्फ, ठीक है? ऑटो मीन्स सेल्फ. सो ऑटोबायोग्राफी क्या है? व्हेन एनी पर्सन इज राइटिंग अबाउट हिज और हर ओन लाइफ. अगर हम अपने बारे में कोई बुक लिखेंगे, खुद अपने बारे में ही लिख रहे हैं उसके अंदर, उसको हम कहेंगे ऑटोबायोग्राफी, ठीक है? लेकिन अगर हम किसी और की लाइफ के ऊपर कुछ लिख रहे हैं, कोई कंटेंट लिख रहे हैं, कोई बुक लिख रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? बायोग्राफी, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है कि ये क्या है? एक ऑटोबायोग्राफी है, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जो कि किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला ने, ठीक है? नेल्सन रोलीलाला मंडेला, who was he? You all must be aware of him. He was the first black president of South Africa. अब यहाँ से थोड़ा सा आपको इंटरेस्ट अपने अंदर जगाने की जरूरत है. Why did I say first black president? Because इससे पहले the land of South Africa, it was conquered by the Britishers, ठीक है? वो वहां पे रूल करते थे. सो इट वॉज द वाइट सुप्रीमेसी दैट वॉज रूलिंग साउथ अफ्रीका, ठीक है? जैसे इंडिया के अंदर था, सिमिलरली साउथ अफ्रीका को भी कौन रूल करता था? ब्रिटिशर्स रूल करते थे, ठीक है? तो उनका जो पूरा रेन कंप्लीट हुआ, उसके बाद में जो पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने वो कौन थे? नेल्सन मंडेला, ठीक है? दैट इज व्हाई ही इज अ लेजेंड एंड दैट इज व्हाई वी आर गोइंग टू रीड अबाउट हिम. फाइन. तो भाई है क्या, किस बारे में ये चैप्टर? This chapter is about the apartheid policy, ठीक है? Apartheid policy. What is apartheid? Apartheid is basically discrimination. We can write it like this. Discrimination on the basis of color. Okay? Means black and white. So the whites, the Britishers, they thought कि वो लोग सिर्फ रूल करने के लिए बने हैं, and the blacks, क्योंकि उनका कलर ब्लैक है, उनकी स्किन ब्लैक है, तो यानी कि ये लोग स्लेव्स हैं, ठीक है? और ये स्लेवरी के लिए ही they have taken birth, ठीक है? तो यहाँ पे apartheid policy, it began from 1948 and it lasted till 1990s. इतने लंबे टाइम तक ये अपार्थाइड पॉलिसी चली, जहां पे साउथ अफ्रीका के लोग अपने ही कंट्री के अंदर स्लेव्स की तरह रह रहे थे. मींस उनके पास अपने ही रूल्स, कुछ भी जो हमारी जो आजकल की हम बोले फंडामेंटल राइट्स, वो भी एंजॉय करने की परमिशन नहीं थी उनको. दे वर नॉट अलाउड टू लिव द लाइफ बाय देयर ओन चॉइस, यानी अपनी मर्जी से भी जीने का अधिकार नहीं था उनके पास में, ठीक है? और क्या रीजन था? इफ वी टॉक अबाउट इट, एकदम वेरी पेटी रीजन. एंड व्हाट वाज दैट? द कलर ऑफ द स्किन. जस्ट बिकॉज उनकी स्किन का कलर डार्क है, इसलिए उनके पास कोई राइट नहीं है, कोई उनका अधिकार नहीं है कि वो अपनी लाइफ को अपने कंडीशंस पे
जी सके, ठीक है। So you can see this picture here. This is an image from that era. The people were on the roads and they wanted to boycott this apartheid policy in South Africa. Right? Let us know what was it actually. Apartheid was a system of institutionalized racial oppression that existed in South Africa and Southwest Africa, which is currently South Namibia, from 1948 until the early 1990s. This system denied non-white South South Africans कौन थे? The people who had their dark colored skin tone. Basic human rights such as the right to vote, यानी कि just because उनकी skin का color dark है, उनके जो basic human rights थे, they were not allowed to enjoy that as well. In fact, उनको vote करने का भी right नहीं था. Apartheid was characterized by an authoritarian political culture which ensured that South Africa was dominated. It was dominated politically, socially, and economically by the nation's minority white population. See, if you're going to see, white population was available in the country in minor, okay? In minor scale, they were available. बहुत ही कम population थी whites की South Africa में. Still, the minority was ruling the majority. यानी कि उन्हीं की country में आकर the whites were minorities, but still they had that in them that they started ruling the blacks. Not only ruling, but they also snatched away their rights. यानी कि सिर्फ वो rule ही नहीं कर रहे थे, बल्कि जो blacks थे, South Africans थे, उनसे उनके basic rights भी उन्होंने snatch कर लिए थे, छीन लिए थे. According to the system of social stratification, white citizens had the highest status, followed by Indians, coloreds, then black Africans. Means these people not only took away the rights, but also उन्होंने chronology set कर ली थी कि हमारे जो standards होंगे वो कैसे होंगे. Highest status किसका रहेगा? Highest status रहेगा white citizens का. Second number पे आएंगे Indians. उसके बाद में आएंगे coloreds means people belonging to different the other countries. And उसके बाद में जो last status होगा means these people did not even exist. ये लोग तो exist भी नहीं करते थे इनके लिए. Black Africans. यानी कि सबसे lowest status पे किसको रखा? Black Africans को. और highest status पे किसको उन्होंने रखा? खुद को रखा. ठीक है? Being the minority, they were ruling, not only ruling, but they were dominating the South Africans. Okay? So now I hope apartheid policy आपके brains में एकदम clearly आ गई कि क्या थी. Apartheid policy एक ऐसी policy थी जो कि racial discrimination को encourage करती थी और सिर्फ on the basis of race and color. ठीक है कि उनकी race क्या है? That they was blacks, they were South Africans and the skin tone was dark black. सिर्फ इसी basis के ऊपर उन्होंने क्या decide कर लिया कि नहीं भाई इनका color black है. So that means they are born to be slaves. ठीक है? They are born to be slaves. ये सिर्फ slavery करने के लिए ही पैदा हुए हैं. And we being white in color, because हम लोगों की skin tone कैसी है? Fair है, white है. तो that shows कि हमारा status high है और हम लोग rule करने के लिए ही पैदा हुए हैं. Clear? So you can see कैसा misconception create था उस वक्त और उसी को वो लोग follow कर रहे थे काफी time तक और उसको लेकिन झेल कौन रहा था? South Africans, ठीक है? On their own soils, on their own land, they were not able to breathe with their own choice. वो अपनी मर्जी से ना सांस ले सकते थे, ना वो अपनी मर्जी से अपने जो basic rights है वो enjoy कर सकते थे. Clear? So this is the apartheid policy जो बहुत जरूरी था आप लोगों के लिए जानना. एक बार context हमारे पास clear होता है, so that means कि हम लोग chapter easily समझ पाएंगे, ठीक है? Now we are going to begin with the text of the chapter. Titled Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Again, I am reminding you, Long Walk to Freedom क्या है? उनकी autobiography का नाम है और उसी autobiography से ये chapter जो है वो extracted है. 10th May dawned bright and clear. What is dawn? You know dawn? It is daybreak, right? When the day begins. So we can say the 10th May began. ठीक है? शुरू कैसे हुआ? Bright and clear. The day was very bright and clear.
अब ये किस सेंस में कह रहे हैं कि दिन जो था बहुत ही चमकदार था, बहुत ही साफ था? बिकॉज दो चीजें हैं, एक तो वो वेदर डिपिक्ट कर रहे हैं कि कैसा नजर आ रहा था एक्चुअली, और दूसरा वो इस चीज को सिंबॉलिक वे में यूज कर रहे हैं कि उस दिन एक नया दिन स्टार्ट होने वाला था। किसके लिए? साउथ अफ्रीकन्स के लिए। दैट इज वाई 10th May was a day that was bright and clear for them. For the past few days, I had been pleasantly besieged by the dignitaries and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. Okay, what is besieged? Besieged means surrounded by. तो as I said that this is an autobiography, तो यानी कि जो I आ रहा है, नेल्सन मंडेला जो है, he is the narrator, and वो खुद बता रहे हैं कि I was surrounded by many dignitaries. Dignitaries कौन होते हैं? जो high rank people होते हैं from different countries, वो लोग वहां पे present थे, ठीक है? So you can say dignitaries, people of high rank, people of high ranks, and world leaders who were coming to pay their respects before the inauguration. अब एक inauguration होने वाला है, उस inauguration से पहले नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन कर रहे हैं कि I was surrounded by many world dignitaries, world leaders, जो वहां पे रिस्पेक्ट पे करने के लिए प्रेजेंट थे इनॉग्रेशन से जस्ट पहले, ठीक है? तो ही इज जस्ट डिस्क्राइबिंग, हम इमेजिन कर सकते हैं कोई भी लीडर होता है, कोई भी पॉलिटिकल लीडर होता है, अगर हम देखें कोई भी फ्रीडम फाइटर होता है, सो व्हाट हैपन, जब लोग मिलते हैं आपस में, व्हेन देयर इज अ बिग गैदरिंग, क्या होता है? लोग उसको घेर लेते हैं, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे नेल्सन मंडेला की लाइफ का भी वो एक हिस्टोरिकल डे होने वाला था, और उससे जस्ट पहले सभी वर्ल्ड डिग्निटरीज जो वहां पे प्रेजेंट थे, उन्होंने उनको सराउंड कर रखा था, बिसीज कर रखा था, घेर रखा था. The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil. वो जो inauguration था वो साउथ अफ्रीकन सॉइल पे आज तक की, यानी कि उस दिन तक की सबसे बड़ी गैदरिंग थी, ठीक है? वो जो इनॉग्रेशन था, जब वो एक ऐसा दिन था साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री के अंदर जब इंटरनेशनल लीडर्स इतने ज्यादा नंबर के अंदर वहां पे प्रेजेंट थे. The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by Union Buildings in Pretoria. What is an amphitheater? क्या होता है amphitheater? It is just like, you know, without any roof. एक ऐसा थिएटर आप इमेजिन कर लीजिए जिसपे एक ऐसा एरिया जिसपे रूफ नहीं होता. जैसे स्टेडियम्स अगर हमने देखे हैं, राइट? स्टेडियम्स कैसे होते हैं? कोई रूफ नहीं होती, बट देयर आर सो मेनी चेयर्स, है ना? सर्कुलर मोशन में बहुत सारी चेयर्स होती हैं वहां पे. सिमिलरली यहाँ पे भी एम्फीथिएटर क्या था? इट वॉज बिल्ड ऑफ सैंडस्टोन, सैंडस्टोन से बना हुआ था, ऊपर कोई रूफ नहीं थी, ठीक है? For decades, this had been the seat of white supremacy, and now it was the site of a rainbow gathering of different colors and nations for the installation of South Africa's first democratic, non-racial government. अब क्या था? इतने टाइम से, decades, because it started from 1948, if I say right, yeah, we studied this. 1948 में ये स्टार्ट हुआ था व्हाइट सुप्रीमेसी का जो डोमिनेशन था यहाँ पे, एंड इट लास्टेड टिल 1990s तक चला, ठीक है? यानी फॉर डेकेड्स, डेकेड के एक डेकेड क्या होता है? 10 इयर्स के इक्वल होता है, ठीक है? सो फॉर डेकेड्स, इतने सालों तक ये जो सीट थी, जो आज नेल्सन मंडेला को मिलने वाली थी, वो सीट किसने अक्वायर कर रखा था? उसको कर रखा था व्हाइट सुप्रीमेसी ने, यानी कोई ना कोई ऐसा इंसान ही उसको अक्वायर किए हुए था जो कि व्हाइट था स्किन टोन से, ठीक है? द ब्लैक्स वर नॉट अलाउड, फॉरगेट अबाउट टेकिंग द प्लेस, दे वर नॉट इवन अलाउड टू वोट, जैसा हमने डिस्कस किया था कि वो तो वोट भी नहीं कर सकते थे, ठीक है? तो ये जो थी रेनबो गैदरिंग थी. क्या रेनबो गैदरिंग क्यों कहा है इसको? Why they have called it as rainbow gathering? रेनबो गैदरिंग इसलिए कहा है क्योंकि वहां पे सारी कंट्रीज के लीडर्स प्रेजेंट थे, डिफरेंट लीडर्स, ठीक है? फ्रॉम डिफरेंट कलर, डिफरेंट कंट्रीज. जैसे एक रेनबो में 7 कलर्स होते हैं, मल्टीपल कलर्स होते हैं. सिमिलरली साउथ अफ्रीकन सॉइल पे भी पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनैलिटीज वर प्रेजेंट, और क्योंकि वहां पे मल्टीपल नेशनैलिटी के लोग प्रेजेंट थे, इसलिए उन्होंने कहा है इट वॉज अ रेनबो गैदरिंग, ठीक है? तो ये मत सोचना कि बहुत सारे रेनबोज इकट्ठे हो गए, ठीक है? इट वाज अ रेनबो गैदरिंग बिकॉज पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट नेशनैलिटी
लोग जो अलग अलग कंट्रीज से आए थे, अलग अलग नेशन से आए थे, वो सब वहां पे एक जगह प्रेजेंट थे, इसलिए रेनबो गैदरिंग। और गैदरिंग क्या हो गई, जब लोग इकट्ठे, क्राउड जो होती है उसको गैदरिंग बोलते हैं। ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड नेशंस फॉर द इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन का क्या मतलब होता है, कोई चीज आप इंस्टॉल करते हो, मतलब कोई चीज शुरू होने वाली है, कोई नई चीज बिगिन होने वाली है, ठीक है। साउथ अफ्रीका की ये पहली डेमोक्रेटिक और नॉन रेशियल गवर्नमेंट होने वाली थी। इससे पहले जो गवर्नमेंट थी, वाज इट डेमोक्रेटिक? नो, इट वाज नॉट एट ऑल डेमोक्रेटिक, बिकॉज डेमोक्रेसी क्या होती है, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल। बट यहाँ पे पीपल का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। इट वाज द ओनली, यू नो, दे वर जस्ट फॉलोइंग द सुप्रीमेसी, कि हम लोग सुप्रीम हैं तो हमारे पास पावर है रूल करने का, ठीक है। तो दैट इज व्हाई दिस वाज साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। मतलब यही एक गवर्नमेंट थी पहली साउथ अफ्रीका में जिसका बेसिस जो था वो रेस पे नहीं था, ठीक है, कि द पर्सन who is going to be the president of South Africa, वो white होना चाहिए, वो superior होना चाहिए, वो जो है black नहीं होना चाहिए, तो ये कोई conditions नहीं थी। So that is why it is said it was a democratic, that means elected by the people, and non-racial government means इसका base जो था वो race, color, caste, creed नहीं था। Clear? On that lovely autumn day, I was accompanied by my daughter Zenani. Autumn day. Children, you'll find many at many places कि यहाँ पे नेल्सन मंडेला ने जो टर्म्स और फ्रेजेस यूज किए हैं, जैसे कि 10th में dawned bright and clear। एक तो उन्होंने वो बताया है कि दिन कैसा लग रहा था, लेकिन ये सिंबॉलिक था। वो मैसेज क्या देना चाह रहे थे कि ये एक नया दिन था, ठीक है। साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री का ये नया दिन था, इसलिए वो कह रहे हैं ब्राइट एंड क्लियर। फिर वो आए रेनबो गैदरिंग पे। रेनबो गैदरिंग क्यों थी? क्योंकि पीपल फ्रॉम डिफरेंट नेशंस वर प्रेजेंट, दूसरे देशों के लोग जो थे वहां पे प्रेजेंट थे, ठीक है। उसके बाद में ये कह रहे हैं ऑन दैट लवली ऑटम डे। तो भाई सीजन तो ऑटम चल रहा था, ऑटम सीजन चल रहा था, तो ऑटम में क्या होता है ये डिस्कस करते हैं ताकि आपके लिए आगे वाली चीज थोड़ी सी इजी हो जाएगी। ऑटम में क्या होता है? तो ट्रीज शेड द ओल्ड लीव्स, है ना। पेड़ क्या करते हैं, जो पुराने पत्ते होते हैं वो सारे झड़ जाते हैं और उनकी जगह क्या होते हैं, नए पत्ते जो है वो आते हैं। दैट मीन्स ट्री जो है एक नई शेप लेता है, नए उस पे लीव्स आते हैं, नए फ्लावर्स आते हैं। सो कंप्लीट एक उसका एक तरह से कह सकते हैं रेनोवेशन हो जाता है पेड़ का, राइट। सिमिलरली ऑन दैट लवली ऑटम डे, ऑटम डे उनकी लाइफ का क्यों ऑटम डे था? बिकॉज उस दिन जो पुरानी गवर्नमेंट इतने टाइम से चली आ रही थी, जो कि एक रेशियल भी थी, नॉन डेमोक्रेटिक भी थी, आज वो खत्म होने वाली थी, ठीक है। दैट वाज सपोज टू बी पुट टू एन एंड, वो आज खत्म होने वाली थी और एक नई गवर्नमेंट आने वाली थी जो कि डेमोक्रेटिक भी थी और नॉन रेशियल भी थी। तो क्योंकि एक नई गवर्नमेंट जो थी, इट वाज अबाउट टू टेक प्लेस, इट वाज अबाउट टू टेक बर्थ, दैट इज व्हाई यहाँ पे फिर से उन्होंने एक नेचुरल एलिमेंट ले लिया है, ऑटम सीजन का इन्होंने बता दिया है ऑन दैट ऑटम डे, ठीक है। तो दो रेफरेंसेस दे दिए, एक तो सीजन ऑटम था, दूसरा ऑटम क्यों? क्योंकि एक पुरानी गवर्नमेंट शेड होने वाली थी जो कि बहुत पुरानी हो चुकी थी और वो गिर चुकी थी, एंड नाउ इट वाज अ टाइम फॉर अ न्यू गवर्नमेंट टू टेक प्लेस। एक नई गवर्नमेंट का आने का टाइम हो चुका था। क्लियर? दैट इज व्हाई ऑटम डे। आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर ज़िनानी, मींस अकम्पनीड मतलब किसके साथ में थे वो? अपनी डॉटर के साथ में। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज डॉटर? ज़िनानी। क्लियर? सो यू कैन जस्ट सी दिस इमेज, ओके। आई हैव ट्राइड कि मैं आप लोगों के लिए ऐसी पिक्चर्स लेके आऊं सो दैट यू गेट अ रेफरेंस की हाउ द थिंग्स वर लाइक। On the podium, Mr. De Klerk was first sworn in as second deputy president, ठीक है। यानी कि ऐसा तो नहीं होता कि सीधा ही प्रेसिडेंट जो कि हाईएस्ट रैंक होती है वो जाकर के ओथ ले लेते हैं, नहीं। सबसे पहले दे ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द लोअर रैंक्स, जो लोअर रैंक्स होती है वहां से स्टार्ट होता है ओथ लेना, ठीक है। ओथ यानी कि जो शपथ लेते हैं। तो ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लर्क was first sworn in as second deputy president। तो पहले जो मिस्टर डी क्लर्क थे, he took the oath, ठीक है, as deputy president। Then Thabo Mbeki, this is the way you are going to pronounce it, ठीक है। Thabo Mbeki was sworn in as first deputy president। ये second deputy president थे और ये first deputy president थे। कौन? Thabo Mbeki। When it was my turn, I pledged to obey and uphold the constitution and to devote myself
to the well-being of the republic and its people. Now second deputy president, first deputy president, now it was the turn of the president to sworn in. ठीक है, अब वो प्रेसिडेंट का टर्न था कि वो आके ओथ ले पोडियम पे। तो उन्होंने क्या प्लेज किया कि ही इज गोइंग टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। वो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेंगे, उसके रूल्स को फॉलो करेंगे और वो खुद को डिवोट करेंगे। ठीक है, वो खुद को समर्पित कर देंगे अपने देश की व्हाट डू वी से फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ हिज ओन कंट्री। ठीक है, टू द असेंबल्ड गेस्ट्स एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। assembled guest means the people who were gathered over there as guests, unko bhi, and the watching world. Why watching world? Because the entire world was watching the day, that historical day for South Africa, chahe wo whether it was live from television or whatever was the medium. So the entire world was watching him. ठीक है, I said means अब यहां से स्टार्ट होने वाली है जो नेल्सन मंडेला है उनकी स्पीच का पार्ट। ठीक है, Today all of us do by our presence here confer glory and hope to newborn liberty. So now he was very hopeful, and the same hope he was trying to convey in all the people of his soil, South African people. वो सब में कहना चाह रहे थे कि आज हम सबकी प्रेजेंस जो है इट इज द बिगेस्ट एविडेंस कि हम लोग जो है व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू गिव ग्लोरी एंड होप टू न्यू बॉर्न लिबर्टी। न्यू बॉर्न लिबर्टी यानी कि लिबर्टी का मतलब आपको पता ही है क्या होता है, लिबर्टी मींस फ्रीडम। ठीक है, और न्यू बॉर्न यानी कि अभी अभी जो मिली है, यानी कि दे ऑल वर सेइंग नाउ अभी हमें ये फ्रीडम जो मिली है, ये जो न्यू बॉर्न लिबर्टी है, हम लोग इसको ग्लोरी और होप जो है वो सब देते हैं जो हम सब यहाँ पे प्रेजेंट है। The experience of an extraordinary human disaster that lasted too long must be born a society of which all humanity will be proud. Now एक वो extraordinary human disaster की बात कर रहे हैं। वो क्या है extraordinary human disaster? वो ये था कि the people of South Africa, they were oppressed by the whites for no reason, and even their basic fundamental rights were snatched from them. उनसे उनके जो बेसिक फंडामेंटल राइट्स थे वो उन्हीं की धरती पे उनसे छीन लिए गए थे। सो दिस वाज द एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर दैट ही इज टॉकिंग अबाउट। यानी कि इंसानियत ह्यूमैनिटी के अंदर अगर कोई डिजास्टर हुआ है जो सबसे अलग नजर आ रहा था उनको, वो ये था कि माइनॉरिटी जो थी वो मेजॉरिटी को पूरी तरह से क्या कर रही थी, डोमिनेट कर रही थी और उनको ऑप्रेस भी कर रही थी, एक्सप्लॉइट भी कर रही थी उनके राइट्स को। ठीक है, अब नाउ ही वांटेड कि जो इतना बड़ा इतना लॉन्ग लास्टिंग ये जो चीज चली थी, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर चल रहा था, ही वाज होपिंग कि अब मैं ये होप कर रहा हूं एक ऐसी सोसाइटी जो बॉर्न होगी जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को क्या होगा, प्राउड होगा। एक इतनी ज्यादा जो हम लोग सारे सफर करके निकले हैं, अब इसके बाद में, इस इवेंट के बाद में एक ऐसी सोसाइटी बॉर्न होगी जिसमें पूरी ह्यूमैनिटी को क्या होगा, प्राउड फील होगा। ठीक है, वी who were outlaws not so long ago. Outlaws क्या होता है, यानी कि उनको अपने अधिकारों से वंचित रखना। सॉरी, बहुत ज्यादा टिपिकल हिंदी बोल दी मैंने। Outlaws का मतलब होता है कि they were not able to enjoy their basic rights. ठीक है, तो outlaws मतलब जिनको निकाल दिया गया है। Not so long ago यानी कि नेल्सन मंडेला कहते हैं कि हम लोग, ज्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी कुछ पहली पुरानी बात ही है कि हम लोगों को, जिनको हर चीज से इन लोगों ने अलग करके रखा था, today being given the rare privilege, बहुत मुश्किल से ये बहुत जो कम privileges मिलते हैं वो हमें आज ये मिला है, to be host to the nations of the world on our own soil. इतने टाइम से हम लोग क्या थे, slaves थे, लेकिन आज हमें ये rare privilege मिला है कि हम क्या है rare privilege, कि हम host बने। इतने टाइम से हम slaves थे, ठीक है, बट आज हमें ये rare privilege मिला है कि हम क्या बने, होस्ट बने टू द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड ऑन आवर ओन सॉइल। बार बार वो इस चीज को एम्फसाइज कर रहे हैं, ऑन आवर ओन सॉइल, कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इससे पहले हालांकि थी हमारी ही सॉइल थी ये, बट स्टिल हम लोग नहीं कह सकते कि दिस इज आवर सॉइल। बट आज वो बहुत कॉन्फिडेंट है, प्राउड है, एंड ही इज होपिंग कि अब जो हमारी सोसाइटी बॉर्न होगी, इट इज गोइंग टू बी अ डिफरेंट सोसाइटी ऑल टुगेदर। We thank all of our distinguished international guests
for having come to take possession with the people of our country of what is, after all, a common victory for justice, for peace, for human dignity. What is he saying? That हम जितने भी distinguished international guest यहाँ पे present है, distinguished मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, ऐसा तो नहीं है कि सारे कंट्रीमैन को बुला लिया, कभी इंडिया से बुलाना है तो पूरा इंडिया की क्राउड ही आ जाएगी, नो इट्स नॉट पॉसिबल. डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट मतलब जो इंपॉर्टेंट लोग उसको उस कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, जो लीडर्स है वो वहां पे रिप्रेजेंट करेंगे कि भाई दीज पीपल आर फ्रॉम इंडिया, दे आर रिप्रेजेंटिंग इंडिया हियर. ठीक है, तो ये डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट जो है वो सब लोग यहाँ पे आए हैं. और ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की विक्ट्री नहीं है, ये एक कॉमन विक्ट्री है, बिकॉज यहाँ पे ह्यूमैनिटी इन्वॉल्व है, सिर्फ कंट्री इन्वॉल्व नहीं है. और ये क्या है? ये कॉमन विक्ट्री है किस चीज की? किसकी कॉमन विक्ट्री है ये? फॉर जस्टिस, पीस, ह्यूमन डिग्निटी. ठीक है, दैट इज व्हाई अगेन एंड अगेन ही इज थैंकिंग all the people who were a part of their celebration. बार बार नेल्सन मंडेला उन सभी लोगों को एड्रेस कर रहे थे जो कि उनके साथ वहां पे उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करने आए थे, उनकी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे. We have at last achieved our political emancipation. Emancipation का मतलब होता है फ्रीडम. ठीक है, उनको क्या मिल गई थी? फ्रीडम मिल गई थी. अब वो खुद डिसाइड कर सकते थे, डिसीजन, पॉलिटिकल डिसीजंस ले सकते थे. ठीक है, तो उनको वो पॉलिटिकल फ्रीडम मिल गई थी. We pledge ourselves to liberate all our people from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, gender and other discrimination. यानी कि they had enough, they have had enough of the discrimination, enough of the exploitation, oppression. लेकिन अब नेल्सन मंडेला ये प्लेज कर चुके थे और वो चाहते थे कि सभी लोग प्लेज करें कि वो अब लिबरेट मींस फ्री करना. ठीक है, टू लिबरेट मींस टू फ्री. किस चीज से फ्री करना चाहते थे वो अपने लोगों को और खुद को? फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी से, डेप्रीवेशन, कोई चीज ना मिलना, उस चीज से उसको दूर रखना, फॉर एग्जाम्पल देयर राइट्स, देयर बेसिक राइट्स, सफरिंग, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, जो अलग अलग बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे, एज आई डिस्कस्ड अर्लियर, चाहे वो कास्ट पे हो, क्रीड पे हो, रिलीजन पे हो, कलर पे हो, क्लास पे हो, स्टेटस पे हो, जेंडर के बेसिस पे हो, इतने जो डिफरेंट डिस्क्रिमिनेशन हो रहे थे. नाउ नेल्सन मंडेला वांटेड टू बी फ्री ऑफ ऑल दीज डिस्क्रिमिनेशंस. ऐसे सभी तरह के भेदभावों से वो निकलना चाहते थे, खुद भी और सारे साउथ अफ्रीकन को भी वो इस चीज से निकालना चाहते थे. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. So he just took this pledge कि अब कभी भी साउथ अफ्रीका की धरती पे कोई किसी और के राइट्स को एक्सप्लॉइट नहीं करेगा. ठीक है, ऑपरेशन का क्या मतलब होता है? ये वो सर्जरी वाला ऑपरेशन नहीं है. ठीक है, लुक एट द स्पेलिंग, इट्स ऑप्रेस से क्या बना है? ऑपरेशन. ठीक है, ये हो गया ऑप्रेस और ये बन गया ऑपरेशन. तो ऑपरेशन क्या है? जब कोई एक सुपीरियर इंसान जो खुद को समझता है वो दूसरी क्लास को या दूसरे इंसान को जो है वो क्या करता है? उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट करता है, अपनी अथॉरिटी का गलत यूज करता है. ठीक है, और अपनी अथॉरिटी का किस चीज के लिए यूज करेगा? उसके राइट्स को एक्सप्लॉइट करने के लिए यूज करेगा. क्रूअल हो जाएगा, बहुत ज्यादा उसके लिए ब्रूटल हो जाएगा, निर्दयता पे आ जाएगा, तो उसको क्या कहेंगे? ऑपरेशन कहेंगे. अभी तो बहुत सारे इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेंगे साउथ अफ्रीका में जो हुआ था उस टाइम. वी आर जस्ट रीडिंग इट बट दोस पीपल सफर्ड इट. ठीक है, क्या क्या उनके साथ इतना भेदभाव होता था कि उन लोगों को ये अलाउड नहीं था. आज जैसे हम लोग फ्री हैं, वी कैन टेक द कोर्स ऑफ आवर चॉइस. हमें क्या करना है? हमें ग्रेजुएशन करनी है, हमें बीएससी करना है या बीए करना है या बीकॉम करना है. दिस इज इन आवर हैंड्स, दिस इज आवर चॉइस. लेकिन ये फ्रीडम जो थी वो साउथ अफ्रीकन यूथ के पास नहीं थी. वो उनके ऊपर कुछ बाउंडेशंस थी कि तुम लोग ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकते हो, तुम लोग ये कोर्स टेकअप नहीं कर सकते हो, तुम ये किताब नहीं पढ़ सकते हो, तुम लाइब्रेरी नहीं जा सकते हो, तुम लेट नाइट तक बाहर नहीं रह सकते हो. क्या नहीं इमेजिन अपनी ही कंट्री के अंदर इतने सारे रूल्स एंड बाउंड्रीज. वी कांट टेक इट, राइट? बट दोज पीपल वर गोइंग थ्रू इट. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Let freedom reign
God bless Africa. So these are the closing lines by Nelson Mandela, जहां वो कहते हैं let freedom reign. What do we mean by reign? It means rule. बारिश नहीं, it means rule. But the pronunciation is going to like that. It is going to be like that. जैसे हम R-A-I-N pronounce करते हैं, similarly it's R-E-I-G-N reign. ठीक है? इसका मतलब होता है rule. He wanted freedom to rule. ठीक है? God bless Africa. These were his last words of the speech. Okay, after this text, let us discuss the questions that are given in text questions. Where did the ceremonies took place? Yes, you all know the answer. The ceremonies took place, instead of take, what will you write? Took place in the amphitheater of Union Buildings, Pretoria. I hope I'm right. If not, then you can correct, okay? Union Buildings in Pretoria. All right? So we all know that the ceremonies took place in an amphitheater. Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? Yes, there are many buildings. And you all must be knowing. रेड फोर्ट, किसको नहीं पता, सबको पता है ये, ठीक है. देन व्हाट, अंबर फोर्ट, है ना. देन फतेहपुर सीकरी, और यू ऑल मस्ट बी नोइंग ना, बहुत है बिकॉज. देन उम्मेद भवन, उम्मेद पैलेस यू कैन राइट, ठीक है. Then there is Lakshmi Niwas Palace, Lalgarh Palace. There are so many buildings in India made up of sandstone. There are so many temples made up of sandstone. There are so many monuments made up of sandstone. So just search. I've just given a few as an example. Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? देखो क्वेश्चन आ गया यहाँ से, तो अगर वहां पे अच्छे से सुना था तो you'll be able to answer it clearly. क्यों 10th May जो था वो autumn day था साउथ अफ्रीका के अंदर? Because the older racial and non-democratic government by the whites was to be replaced by a non-racial and democratic government. ठीक है. क्यों ऑटम डे कहा गया है? बिकॉज द ओल्डर रेशियल एंड नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय द वाइट्स वाज टू बी रिप्लेस्ड बाय अ नॉन रेशियल एंड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट. इसको थोड़ा सा और इलैबोरेटिव फॉर्म में बनाना है तो यू कैन ऑल्सो राइट कि just like in autumn season the trees shed the older leaves, similarly in South Africa, and then you can continue from here. ठीक है. So I just wanted to give an idea to you. You can also use your own language, modify it into your own language, and then try to write. Okay? Because you all are in 10th standard now, so you have to be in a habit of framing answers on your own. I can just give you the hint, but you have to write it on your own. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? ये भी हमने डिस्कस किया था, अगर आपने ढंग से सुना था तो. अपनी स्पीच के बिगनिंग में क्या कहा था? An extraordinary human disaster. हमने डिस्कस भी किया था. क्या था वो extraordinary human disaster? तो you can say the extraordinary human disaster was the oppression on South Africans
the oppression on South Africans by the white supremacy. White supremacy. Okay? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? Glorious human achievement क्या था? That was the freedom that they got. ठीक है? So वो glorious human achievement क्या था? It was the freedom from all those negative aspects that he has talked about. जितनी भी उन्होंने बातें की है, ठीक है, उसके अंदर अपनी स्पीच के अंदर उसको एक बार अच्छे से पढ़ना, उस स्पीच को गो थ्रू करना. यू विल नो कि ही इज टॉकिंग अबाउट द फ्रीडम. जो लास्ट में उनको फ्रीडम मिल गई है उस कॉन्टिन्यूअस एक्सप्लॉइटेशन से, वो उसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, दैट वाज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. What does Mandela thank the international leaders for? मंडेला जो थे वो इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक कर रहे थे बार बार? Because you can say Mandela thanked the international leaders for being a part of the inaugural ceremony of a new and democratic government. Okay? That is why he was thanking all the people, जितने भी लोग वहां पे इकट्ठा हुए थे, जितने भी इंटरनेशनल लीडर्स वहां पे असेंबल हुए थे, उन सबको वो थैंक यू बोल रहे थे. बिकॉज he was thanking each one of them, उनको बार बार वो थैंक्स कर रहे थे, because they were all a part of that ceremony. वो उनका जो न्यू गवर्नमेंट इंस्टॉल हो रहा था, उस दिन बिगिन हो रहा था, they all were a witness to that. वो सभी वहां पे क्यों इकट्ठा हुए थे? To witness that celebration. ठीक है, इसीलिए he was thanking the international leaders again and again. What ideals does he set out for the future of South Africa? क्या आइडियल्स वो सेट कर रहे हैं साउथ अफ्रीकन के लिए फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? दैट दे आर गोइंग टू कम आउट और दे आर गोइंग टू लिबरेट देमसेल्व्स फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रिवेशन, discrimination based on any sort of factor. So बहुत सारी चीजें थी. ठीक है, सो क्या थे वो, क्या आइडियाज थे? टू liberate everyone from the continuing bondage of poverty, deprivation, suffering, ठीक है, discrimination, etc. तो ये I've just given you a few points here. कुछ टॉपिक्स दिए मैंने आपको कि वो क्या चाहते थे कि जो जितने भी हम लोग सब ये we all are pledging that we will be liberating ourselves from the continuing bondage of poverty, discrimination नहीं होने देंगे, deprivation नहीं होने देंगे, किसी भी बेसिस पे, चाहे वो जेंडर इनइक्वालिटी हो, रेशियल इनइक्वालिटी हो, कोई भी बेस हो, वो नहीं होने देंगे. And South Africa is going to see a new sun from the next day. ठीक है, so these all were the ideals for him. That's what he pledged in front of everyone, all the international leaders जो वहाँ पे उस दिन present थे. ठीक है, so this was the first part of your chapter 2, that is Nelson Mandela Long Walk to Freedom. Before we begin the next part in the next session, I would request कि आप एक बार फिर से इस चैप्टर को go through कीजिए, उसको पढ़िए, इसके जो बेसिक लाइंस है जो हमने बार बार डिस्कस किया है, एक बार फिर से उनको रिवाइज कीजिए, so that it becomes easier for you to understand, चाहे वो क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में हो. और अगर आपने ये चैप्टर एकदम इंटरनली एकदम अच्छे से पढ़ लिया ना, तो चाहे एग्जाम में बीच में से भी कोई क्वेश्चन दे दिया तो it will be very easy for you to answer. ठीक है, so I hope
It was somewhat interesting. I tried to make it. ठीक है, तो इसको interesting बनाना है. अगर नहीं भी है तो you have to think, no, this is interesting. ठीक है, so that it becomes easier for you to learn. So that's all for today's session. We are going to meet in the next session and discuss and continue with part 2 of this chapter. Till then, keep learning and keep watching the YouTube channel of Winsome International School. Take care. Goodbye.